हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 11th की हिस्ट्री का चैप्टर 2 देखने जा रहे हैं। चैप्टर 1 के बारे में हमने अच्छी तरीके से देख लिया है और आज हम बात करेंगे लेखन कला और शहरी जीवन, यानी कि हम बात करेंगे मेसोपोटामिया सभ्यता की कि किस प्रकार जो है शहरी जीवन और लेखन कला का विकास हुआ। इसके बारे में आज हम डिटेल वे में स्टडी करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बात करेंगे हम शहरी जीवन के शुरुआत की। तो शहरी जीवन की जो शुरुआत है ये जो है मेसोपोटामिया में हुई। देखिए, मेसोपोटामिया जो शब्द है ना, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला तो हो गया मेसो और दूसरा हो गया पोटामिया। क्या हो गया? मेसोपोटामिया। तो मेसो का अर्थ तो होता है बीच में, ठीक है, और पोटामिया का मतलब होता है नदी, यानी कि दो नदियों के बीच का क्षेत्र। क्या बताया मैंने? दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है वो मेसोपोटामिया कहलाता है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि तो जो पश्चिमी एशिया है, इसमें फारस की खाड़ी के उत्तर में स्थित जो है वर्तमान में इराक जिसका नाम है, ये प्राचीन समय में इसको कहा जाता था मेसोपोटामिया। ठीक है, तो ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है ये दजला और फरात, ध्यान रखेंगे ये दो नदियां हैं, दजला और फरात दो नदियों के मध्य क्षेत्र में इनका जन्म हुआ, पली बढ़ी और ये जो है वहीं विकसित हुई। तो इन नदियों के मुहाने में सुमेरिया, बीच में बेबीलोनिया और उत्तर में असीरिया सभ्यता का विकास हुआ। और जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जो दजला और फरात नदियां हैं ये मेसोपोटामिया है, आजकल जो है ये इराक गणराज्य का हिस्सा है ना। तो ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है इनकी अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल और समृद्ध साहित्य, गणित, खगोल विद्या, इन सब चीज़ों के लिए मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है वो प्रसिद्ध है। तो मेसोपोटामिया की जो लेखन प्रणाली है और उसका जो साहित्य है वो पूर्वी मध्य सागर, ठीक है, पूर्वी भूमध्य सागर प्रदेशों और उत्तरी सीरिया और तुर्की में 2000 ईसा पूर्व के बाद फैला। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? जिसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि वो सारे जो क्षेत्र थे, ठीक है, इन सारे क्षेत्रों में राज्यों के बीच आपस में, यहाँ तक कि आप समझ लीजिए कि मिस्र की फराओं में भी, है ना, इनके साथ मेसोपोटामिया की भाषा और लिपि में लिखा पढ़ी होने लग गई। अब जो है यहाँ हम शहरी जीवन और लेखन के बीच संबंधों की खोज करने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है, और फिर ये जानना चाहेंगे कि लेखन जो है इसकी सतत परंपरा चलती आ रही थी, इसके क्या क्या परिणाम हुए, यानी कि क्या क्या प्रतिफल हुए। ठीक है, देखिए जो लिखित इतिहास है, अभिलिखित इतिहास, इसके आरंभिक काल में जो है इस प्रदेश को मुख्यतः इसके शहरीकृत भाग यानी कि दक्षिण भाग को, ठीक है, सुमेर और अक्कद कहा जाता था। तो दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता था? सुमेर और अक्कद। और 2000 ईसा पूर्व के बाद जो है जब जो है बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर बन गया ना, तब दक्षिणी क्षेत्र को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। ध्यान रखेंगे, जब शहर बन गया दक्षिणी क्षेत्र में तो दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहा जाने लग गया? बेबीलोनिया। और लगभग 1100 ईसा पूर्व से ना, जब असीरियाइयों ने, ठीक है, असीरियाइयों ने उत्तर में अपना राज्य स्थापित कर लिया ना, तब उस क्षेत्र को क्या कहा जाने लग गया? असीरिया, क्योंकि वहां के जो रहनेवासी रहते हैं उन्हीं के नाम से जो है उस राज्य का नाम पड़ जाता था। अब जो है उस प्रदेश की जो प्रथम ज्ञात भाषा थी वो थी सुमेरियन, यानी कि सुमेरी। और धीरे धीरे 2400 ईसा पूर्व के आसपास जब अक्कदी भाषा के लोग यहाँ आ गए ना, तब जो है अक्कदी ने सुमेरी भाषा का स्थान ले लिया। और जो है आप ये जान लीजिए कि जो अक्कदी भाषा है ये किसके समय की भाषा है? ये सिकंदर के समय तक जो है कुछ क्षेत्रीय परिवर्तनों के साथ उस समय फली फूलती रही। धीरे धीरे क्या हुआ? जब 1400 ईस्वी आया तो धीरे धीरे अरामेइक, ये एक भाषा है, अरामेइक भाषा का भी प्रवेश शुरू हुआ। और ये भाषा जो है हिब्रू, ध्यान रखेंगे, हिब्रू से मिलती जुलती है थी और 1000 ईसा पूर्व जो है ये व्यापक रूप से बोली जाने लगी। और आज भी इराक के कुछ भागों में ये जो है बोली जाती है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास किन किन नदियों के किनारे हुआ? दजला और फरात, ठीक है, और वर्तमान में इसे जाना जाता है इराक और कुवैत के क्षेत्र में, ठीक है। वहीं पे सिंधु सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप के जो है पश्चिमोत्तर भाग में विकसित हुई, ये भी आप जान लो, ठीक है। तो जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है और सिंधु सभ्यता, इनके जो कालक्रम है ना, इनके बीच जो है आपसी समानांतर चीज़ें पाई जाती हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि तो जो मेसोपोटामिया की पुरातात्विक खोज है,
ठीक है। इसकी शुरुआत जो है 1840 के दशक में हुई। कब हुई? 1840 के दशक में हुई। और वहाँ पे ना एक या दो स्थलों पे, जैसे कि देखिए उरुक और मारी, जिन्हें हम आगे जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे, इनके उत्खनन यानी कि खनन का कार्य कई दशकों तक चलता रहा। ठीक है। और भारत में ना किसी भी स्थल पर इतने लंबे अरसे तक खुदाई की कोई परियोजना नहीं चली। और इन खुदाइयों के फलस्वरूप आज हम जो है इतिहास के स्रोतों के रूप में सैकड़ों की संख्या में इमारतें, मूर्तियां, आभूषण, कब्र, औजार, मुद्राओं का नहीं बल्कि हजारों की संख्या में लिखित दस्तावेजों का भी अध्ययन करते हैं। ठीक है। और देखिए यूरोप वासियों के लिए ना मेसोपोटामिया इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि बाइबल के जो प्रथम भाग था ओल्ड टेस्टामेंट, ध्यान रखेंगे बाइबल का प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट, इसका उल्लेख जो है कई संदर्भों में किया गया है। अब आप उदाहरण के रूप में देखिए कि ओल्ड टेस्टामेंट की जो बुक ऑफ जेनेसिस है, ठीक है, इसमें जो शिमार का उल्लेख है जिसका तात्पर्य होता है शुमेर ईंटों से बने शहरी भूमि। ठीक है। तो ये जो है यूरोप के यात्री और विद्वजन मेसोपोटामिया की एक तरह से अपने पूर्वज की भूमि मानते थे। और जब ना इस क्षेत्र में पुरातात्विक खोज की शुरुआत हुई तो ओल्ड टेस्टामेंट के जो अक्षर हैं इनको जो है अक्षरता जो है सिद्ध करने के लिए, सही सिद्ध करने का जो है प्रयत्न किया गया। और 19वीं सदी के मध्य में क्या हुआ? ये हुआ कि मेसोपोटामिया के जो अतीत के खोज थी ना, इसके उत्साह में कभी कोई कमी नहीं आई। आप ये जान लीजिए कि 1873 में जब ब्रिटिश समाचार पत्र ने ब्रिटिश म्यूजियम द्वारा प्रारंभ किए गए अभियान का जो खर्च उठाया ना, जिसके अंतर्गत मेसोपोटामिया की एक ऐसी पट्टिका यानी कि टैबलेट की खोज की गई जिस पर बाइबल के उल्लेखित जलप्लावन यानी कि फ्लड, ठीक है, फ्लड बाढ़ की कहानी का अंकन था। और 1960 के दशक में ये समझा जाता था कि जो ओल्ड टेस्टामेंट की कहानियां हैं ये अक्षरशः सही नहीं है, लेकिन ये इतिहास में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों के अतीत को अपने ढंग से अभिव्यक्त करती है। और धीरे धीरे क्या हुआ ना, पुरातात्विक तकनीकें जो थी ये अधिकाधिक उन्नत और परिष्कृत होती गई। ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि इसके भिन्न भिन्न पहलू थे, इन पर भी ध्यान दिया जाने लगा। और यहाँ तक कि आप ये देखो कि जो आम लोग थे इनके जीवन की भी कल्पना की जाने लगी। बाइबल की जो कहानियाँ थीं इनको अक्षरशः पॉइंट टू पॉइंट सच्चाई को जो है इनको प्रमाणित करने का कार्य गौड़ हो गया। और आगे के अनुभागों में हम ये भी चर्चा करेंगे कि उनमें से अधिकांश जो है इन परवर्ती अध्ययनों पर आधारित है। ठीक है। अब आप ये देखिए मैप थोड़ा सा, यहाँ पे बेबीलोन है, उरुक ये ईरान का पोर्शन है, यहाँ दजला फरात नदियाँ हैं। ठीक है। इधर भूमध्य सागर है, काला सागर, कैस्पियन सागर, ये सब चीज़ें आपको ध्यान हो। और इधर लाल सागर, और इधर जो है मिस्र की नील नदी बह रही है ना। अच्छा, ये तो हुई इतिहास की बात। अब आइए बात करते हैं मेसोपोटामिया और उसका भूगोल। आप सभी को जैसा कि पता होना चाहिए कि जो इराक है ये भौगोलिक विविधता का देश है। ठीक है। इसके पूर्वोत्तर के भाग में यानी कि मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो ये जो पूर्वोत्तर का भाग है इस भाग में जो है ये नॉर्थ ईस्ट का पोर्शन है। और इस भाग में जो है हरे भरे ऊंचे मैदान हैं जो धीरे धीरे वृक्ष आच्छादित, ठीक है, यानी कि वृक्षों से घिरे हुए, वृक्षों से आच्छादित पर्वत श्रृंखला के रूप में फैलते गए हैं। और साथ ही यहाँ स्वच्छ झरने और जंगली फूल हैं। यहाँ अच्छी फसल के लिए पर्याप्त वर्षा हो जाती है। यहाँ 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच खेती शुरू हो गई थी। और उत्तर में आप देखिए ये जो नॉर्थ पोर्शन है ऊंची भूमि है यहाँ, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, स्टेपी घास के मैदान। यहाँ पे पशुपालन खेती की तुलना में आजीविका का अधिक अच्छा साधन है। ठीक है। और सर्दियों की वर्षा के बाद ना भेड़ और बकरियां यहाँ पे जो छोटी छोटी झाड़ियाँ घास उगती है ना उससे अपना भरण पोषण करती हैं। पूर्व में जो है दजला, ठीक है, दजला की सहायक नदियाँ जो होती हैं वो ईरान के पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए क्या करती हैं, परिवहन का अच्छा साधन है। और दक्षिणी भाग में एक रेगिस्तान है। किधर है रेगिस्तान? साउथ पोर्शन में रेगिस्तान है। और यही वह स्थान है जहां सबसे पहले
नगरों और जो है लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ। नीचे देखेंगे अच्छी तरीके से। और इन रेगिस्तानों में ना शहरों के लिए भरण पोषण के साधन बन सकने की क्षमता थी। क्यों? क्योंकि ये जो दजला और फरात नदियां थी ना, ये उत्तरी पहाड़ों से निकलकर अपने साथ जो उपजाऊ मिट्टी थी ना अपने साथ लाती रहीं, और इसीलिए जो है यहाँ पे भरण पोषण जो है साधन बनता रहा। और जब इन नदियों में बाढ़ आती थी तो क्या होता था, तो जो है यानी कि जब बाढ़ आती थी तो इनके पानी जो होते थे, इनकी पानी को सिंचाई के लिए प्रयोग लेने के लिए जो है खेतों में ले जाया जाता था, और तब यह उपजाऊ मिट्टी वहाँ जमा हो जाती थी, तो ऑटोमेटिकली जो है वहाँ पे उर्वरता शक्ति जो है बढ़ जाएगी। आइए थोड़ा मैप में देखें। तो ये जो है मेसोपोटामिया के पर्वत, स्टेपी, रेगिस्तान, दक्षिण के सिंचित क्षेत्र हैं। देखिए, हाबुर नदी, बालिख नदी, असीरिया यहाँ है, यहाँ दजला है, यहाँ फरात नदी है, ठीक है, बेबीलोन, बगदाद, और इधर साइड जो है वो मरुस्थल है ना। और ये जो ग्रीनिश पोर्शन दिख रहे हैं ये कृषि उत्पादक क्षेत्र हैं, ठीक है। और ये जो रेड पोर्शन दिख रहे हैं ये वर्षा सिंचित कृषि के उत्पादन क्षेत्र हैं। और ये जो ट्रायंगल शेप दिख रहे हैं ये जो है ये पर्वतीय क्षेत्र हैं। आगे बढ़ते हैं। फरात नदी देख लिया है ना आपने, ये फरात नदी है और ये दजला नदी, इनको आपको ध्यान से देखना है। तो जो ये फरात नदी है ये रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद कई धाराओं में, ध्यान रखेंगे, ये जो फरात नदी है ये रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद कई धाराओं में, ठीक है, कई धाराओं में बटकर बहने लगती है। और कभी कभी इन धाराओं में बाढ़ आ जाती है। क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है। और पुराने ज़माने में ये जो धाराएं होती थी ना, ये सिंचाई के नहरों का काम देती थी। अब इनसे जो है आवश्यकता बढ़ने पर गेहूं, जौ, मटर, मसूर इनके खेतों में सिंचाई की जाती थी। तो रोम साम्राज्य सहित सभी पुरानी व्यवस्थाओं में जो है दक्षिणी मेसोपोटामिया की खेती सबसे ज़्यादा उपज देने वाली हुआ करती थी। आप ये सोचो कितने 100 साल पुरानी चीज़ें, ठीक है, जो आज होती थी वो कई जमाने पहले भी हुआ करती थी। हालांकि वहाँ फसल उपजाने के लिए आवश्यक वर्षा की जो है कुछ कमी रहती थी। खेती के अलावा क्या होता था? खेती के अलावा भेड़ बकरियां जो होती थी स्टेपी घास के मैदानों में, पूर्वोत्तर मैदानों में, पहाड़ों की ढालों में क्या की जाती थी? पाली जाती थी। और ये जो है ना उपजाऊ स्थान बाढ़ की नदियों से काफ़ी ऊंचाई पर स्थित होती थी, तो वहाँ बाढ़ आने का भी डर नहीं रहता था, जिससे भारी मात्रा में क्या होता था? मांस, दूध, ऊन, ये सारी वस्तुएं मिलती थी। और इसके अलावा नदियों में मछलियों की कोई कमी नहीं होती थी। और गर्मियों में खजूर के पेड़ जो है खूब फल देते थे। लेकिन हमें ये सोचने की गलती नहीं करनी चाहिए कि शहरों के विकास केवल ग्रामीण समृद्धि के ही बल पर हुआ था, ठीक है। और इस जो है विकास के अन्य कारकों के विषय में हम जो है बारी बारी से चर्चा करेंगे। बहुत जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पहले हम जो है शहरी जीवन के बारे में स्पष्ट जानकारी लेंगे। अब बात करते हैं शहरीकरण के महत्व के बारे में। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ उसके पहले कि जो मेसोपोटामिया का शहरीकरण था ये किस प्रकार महत्वपूर्ण था। देखिए क्या था ना कि खाद्य उत्पादन तो हो ही रहा था वहाँ पे, ठीक है, और सिंचाई की भी व्यवस्था थी। तो खाद्य उत्पादन के साथ साथ वहाँ पे आर्थिक गतिविधियाँ भी विकसित हो रही थी। और क्या हो रहा था? जनसंख्या का घनत्व जो है बढ़ने से क्या हुआ? कस्बे बसने लग गए। क्या होने लग गए? कस्बे बसने लग गए। और धीरे धीरे कारोबार बढ़ने से ना क्या हुआ कि वो जो है व्यापार का केंद्र बन गया। और शहरी अर्थव्यवस्था को अपना हिसाब किताब जो है लिखित रूप से जो है रखना होता था, है ना। और श्रम का विभाजन भी तो हुआ, जो है शहरी अर्थव्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण योगदान था। और परिवहन के साधन तो थे ही विकसित। तो इस प्रकार जो है शहर और नगरी, ठीक है, शहर और नगर जो है बड़ी संख्या में लोगों के रहने के स्थान ही नहीं होते थे। और जब जो है किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त अन्य आर्थिक गतिविधियां विकसित होने लगती हैं तो क्या होता है? वहाँ पे जनसंख्या घनत्व बढ़ जाता है। जाहिर सी बात है, हम जहाँ खाद्य उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे हमारे खाद्य उत्पादन बेचने के भी साधन हो, हमारी आजीविका के साधन हो, तो जाहिर सी बात है वहाँ लोग पलायन करने लग जाएंगे, जनसंख्या घनत्व बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। और इसके फलस्वरूप कस्बे बसने लग गए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, है ना। और ऐसी परिस्थिति में लोगों का क्या हुआ? लोग जो है कस्बों में इकट्ठे रहना उनके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध हुआ।
ठीक है। और विशेषता अगर मैं बात करूँ इसलिए क्योंकि शहरी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार, उत्पादन, तरह तरह की सेवाएं, है ना, ये भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लग गई। और नगर के लोग आत्मनिर्भर नहीं रहते और उन्हें नगर या गांव के अन्य लोगों द्वारा उत्पन्न जो है वस्तुएं या दी जाने वाली सेवाओं के लिए उन पर आश्रित होना पड़ता है। और उनमें जो है ना आपस में बराबर लेन देन होता रहता है। आप उदाहरण के रूप में देखिए कि एक पत्थर की मुद्रा, ठीक है, एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले को पत्थर उकेरने के लिए कांसे के औजारों की जरूरत पड़ती है और जो है वो जो है स्वयं ऐसे औजार नहीं बना सकता। और वो ये भी है कि वह यह भी नहीं जानता कि मुद्राओं के लिए आवश्यक रंगीन पत्थर वह कहाँ से प्राप्त करे। तो उसकी जो विशेषज्ञता तो सिर्फ नक्काशी यानी कि पत्थर को उकेरने तक ही सीमित होती है ना, व्यापार करने तो नहीं जानता वो। तो जो कांसे का औजार है ये बनाने वाला भी धातु, तांबा या रागा, ठीक है, लाने के लिए खुद बाहर नहीं जाता। साथ ही आप देखिए उसे ईंधन के लिए हर दम लकड़ी के कोयले की जरूरत रहती है। तो इस प्रकार क्या हुआ, डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम का विभाजन हो गया कि हर इंसान जो है अलग अलग कार्य कर रहा है। ठीक है, कोई कांसा लाने का कार्य कर रहा है, कोई जो है उसकी रंगाई का काम कर रहा है, कोई ईंधन लाने का काम कर रहा है, कोई नक्काशी बनाने का कार्य कर रहा है। तो इसमें जो है लेबर का डिवीजन हो गया। ठीक है, तो ये जो है ये बहुत बड़ी विशेषता है शहरी जीवन की। ठीक है, अब देखिए, अब इसके अलावा अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो शहरी जो अर्थव्यवस्था है इसमें एक सामाजिक संगठन का होना भी बहुत जरूरी है। कैसे, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि शहरी विनिर्माताओं के लिए ईंधन, धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर, लकड़ी जरूरी चीज़ें, ठीक है, भिन्न भिन्न जगहों से आती हैं, एक ही जगह से तो आएगी नहीं, है ना। और जिनके लिए संगठित व्यापार और भंडारण यानी कि स्टोरेज की भी आवश्यकता होती है। और शहरों में अनाज और अन्य खाद्य पदार्थ जो है गांव से आते हैं। ठीक है, और उनके संग्रह और वितरण के लिए व्यवस्था करनी होती है। अब इसके अलावा और भी अनेक प्रकार के जो है व्यवस्थाएं हैं, क्रियाकलाप हैं, इसमें तालमेल बैठाना जरूरी है। जैसे कि मुद्रा काटने वालों को केवल पत्थर ही नहीं बल्कि उन्हें तराशने के लिए औजार और बर्तन भी चाहिए। अब ये बात जाहिर सी बात है कि ऐसी प्रणाली में कुछ लोग आदेश देते हैं और दूसरे जो है उसका पालन करते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं शहरी अर्थव्यवस्था की कि शहरी अर्थव्यवस्था को अपना हिसाब किताब लिखित रूप से रखना होता है। क्या करना होता है, लिखित रूप से रखना होता है। अब देखिए, अब इस बारे में हम बात करते हैं कि शहरों में माल की आवाजाही किस प्रकार होती है। अब देखिए, मेसोपोटामिया, इसमें खाद्य संसाधन चाहे जितने भी उपलब्ध हो जाए, लेकिन जब तक माल की आवाजाही नहीं हो सकेगी तो जाहिर सी बात है चाहे जितना खाद्य संसाधन वहाँ का विकास नहीं हो पाएगा। और उसके यहाँ खनिज संसाधनों का भी अभाव था उस समय। ठीक है, तो दक्षिण के अधिकांश भागों में औजार, मोहरे यानी कि मुद्राएं, आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की कमी थी। क्या थी, पत्थरों की कमी थी। और इराकी खजूर और पोपलार के पेड़ों की लकड़ियाँ, गाड़ियों के पहिए और नाव बनाने के लिए कोई खास अच्छी नहीं थी। और औजार, पात्र या गहने बनाने के लिए कोई धातु वहाँ उपलब्ध नहीं थी। और इसलिए हमारे विचार से जो है जो प्राचीन काल के मेसोपोटामियाई लोग थे ये संभवतः लकड़ी, तांबा, रागा, चांदी, सोना, सीपी, विभिन्न प्रकार के पत्थरों को जो है तुर्की और ईरान यानी कि खाड़ी पार के देशों से मंगाते थे। क्या करते थे, मंगाते थे। और जिसके लिए क्या करते थे, वे अपना कपड़ा और कृषि जो उत्पादन करते थे काफ़ी मात्रा में निर्यात करते थे, यानी कि खाड़ी के देशों में ये भेजते थे ये चीज़ें। और लकड़ी, तांबा, रागा, चांदी, सोना, सीपी, ये सारी चीज़ें वहाँ से मंगाते थे। अब ये जो वस्तुएं थी इनका नियमित रूप से आदान प्रदान तभी संभव होता ना जब जो है कोई सामाजिक संगठन हो, ठीक है, जो विदेशी अभियानों और विनियमों को निर्देशित करने में सक्षम हो। तो दक्षिणी मेसोपोटामियाई जो लोग थे, इन लोगों ने ऐसे संगठन स्थापित करने की शुरुआत की। क्या की, शुरुआत की, जिससे जो है व्यापार जो है अच्छी तरीके से हो सके। शिल्प, व्यापार, सेवाएं, इसके अलावा कुशल परिवहन व्यवस्था भी शहरी विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, भारवाही पशुओं को पीठ पर रख के जो है, इनकी पीठ पर रखकर जो भारवाही पशु होते हैं, जैसे कि देखिए ऊँट वगैरह हो गए, ठीक है, इनकी पीठ पर जो है सामान रख के या फिर बैलगाड़ियों में डालकर शहरों में अनाज और काठ कोयला लाना ले जाना बहुत कठिन होता था। क्यों, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता था ना। अब आप ये देखो कि जो पशु हैं
और गाड़ी है, कौन जल्दी परिवहन का जो है माध्यम बनेगा? गाड़ी से जल्दी पहुंच जाएंगे। पशुओं को टाइम लगेगा भाई, और पशुओं में खर्च भी ज़्यादा आता है, पशुओं में चारे का खर्च, काफ़ी खर्च आता है। तो शहरी अर्थव्यवस्था इसका बोझ उठाने के लिए सक्षम नहीं होती, और इसलिए परिवहन का सबसे सस्ता तरीका हर जगह जो है जलमार्ग ही होता था। ठीक है, क्या होता था? जलमार्ग होता था। और अनाज के बोरों से लदी हुई नावें या फिर बजरे, ठीक है, ये नदी की धारा या फिर हवा के वेग से चलते थे, और चलते हैं भी, है ना। और जिससे जो है कोई खर्चा नहीं लगता, जबकि जानवरों के जो है माल ढुलाई से चारा खिलाना पड़ता है उनको प्रॉपर, ठीक है, वो थक भी जाते हैं, और जो है इसमें खर्चे भी बहुत होते हैं। तो पुराने मेसोपोटामिया की नहर और प्राकृतिक जलधाराएं छोटी बड़ी बस्तियों के बीच माल के परिवहन का जो अच्छा मार्ग थी। और आगे इसी अध्याय में हम जो है मारी नगर, ठीक है, का जो विवरण दिया गया है उसे पढ़ने से ये स्पष्ट हो जाएगा कि जो फरात नदी है उन दिनों व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में कितनी महत्वपूर्ण थी। ठीक है, आइए अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं लेखन कला का विकास किस प्रकार हुआ। देखिए, आप सभी को पता है कि सब समाजों की अपनी एक अलग भाषा होती है, ठीक है, जिसमें उच्चरित ध्वनियाँ इनका अपना अर्थ प्रकट करती हैं, और इसे मौखिक और शाब्दिक भाव अभिव्यक्ति कहते हैं। लिखना मौखिक भाव अभिव्यक्ति से उतना अलग नहीं है जितना हम अक्सर समझ बैठते हैं। अब देखिए, जब जो है लेखन या फिर लिपि के बारे में बात की जाती है ना, तो इसका जो अर्थ है, ये जो हम ध्वनियाँ उच्चरित करते हैं, जो दृश्य संकेत होते हैं, इन चिन्हों के रूप में प्रस्तुत की जाती है। तो जो मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएं यानी कि टैबलेट पाई गई वे लगभग 3200 ईसा पूर्व की हैं। उसमें चित्र जैसे चिन्ह आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो है चित्र जैसे चिन्ह दिख रहे हैं, ठीक है, और संख्याएं दी गई हैं, है ना। और जो है वहाँ बैलों, मछलियों, रोटियों, इन सब से जो है 5000 सूचियाँ मिली हैं, जो वहाँ के दक्षिणी शहर उरूप के मंदिरों में आने वाली और वहाँ से बाहर जाने वाली चीज़ों की होती थी। तो जो स्पष्टतः लेखन कार्य जो है ना तभी शुरू हुआ जब क्या हुआ, जब समाज को अपने लेन देन का स्थायी हिसाब रखने की जरूरत पड़ी। क्यों? क्योंकि शहरी जीवन में लेन देन अलग अलग समय पर होते थे, और उन्हें करने वाले भी तो कई लोग होते थे ना, और सौदा भी तो कई प्रकार के माल के बारे में होता था। तो जाहिर सी बात है तभी लेखन कला का भी विकास होगा। रिकॉर्ड भाई रखेंगे तभी तो हिसाब किताब सही से होगा, और तभी जो है विकास हुआ होगा। तो मेसोपोटामिया के लोग जो थे वो जो है मिट्टी के पट्टिकाओं पर लिखा करते थे। क्या करते थे? मिट्टी की पट्टिकाओं पे। मैं आपको दिखाना चाहूँ अगर, तो ये देखिए, ये मिट्टी की पट्टिका है, ठीक है। तो मेसोपोटामिया के लोग जो थे वो मिट्टी की पट्टिका पे लिखते थे, ठीक है। पट्टिका यानी कि पटिया गांव की भाषा में बोला जाता है, उसमें लिखा करते थे। तो लिपिक जो है चिकनी मिट्टी को गीला करता था। क्या करता था? चिकनी मिट्टी को पहले वो गीला करता था, फिर इसको गूंदता था जैसे आटे गूंदते हैं, और थपथपा कर इसको आकार, पट्टी के आकार का देते थे। देखिए, पट्टी के आकार का देते थे, ठीक है, जैसे बादाम पट्टी बनती है ना वैसे ही, ठीक है, देता था, और जिसे वह आसानी से अपने एक हाथ में पकड़ सके, और सावधानी पूर्वक उसकी सतहों को चिकना बना लेता था। और फिर जो है सरकंडे की तीली, ध्यान रखेंगे, सरकंडे की तीली, जिस प्रकार आप पेंसिल से लिखते हैं, ये सरकंडे की तीली की जो है तीखी नोक वह उनकी नम चिकनी सतह पर कीलाकार चिन्ह, ठीक है, बना देता था। और जब ये पट्टिकाएं धूप में सूख जाती थी ना, तो पक्की हो जाती थी, और वे जो है मिट्टी के बर्तनों जैसी ही बहुत मजबूत हो जाती थी। और जब उन पर लिखा हुआ कोई हिसाब, जैसे धातु के टुकड़े सौंपने का हिसाब, असंगत और गैर जरूरी हो जाता था, उन पट्टिका को क्या कर दिया जाता था? फेंक दिया जाता था। और ऐसी पट्टी जो है जब एक बार सूख जाती थी तो उस पर कोई नया चिन्ह या अक्षर नहीं लिखा जा सकता था। भाई सूख गई, टाइट हो गई ना, तो कैसे लिखा जाएगा? और इस प्रकार प्रत्येक सौदे के लिए, चाहे वो कितना भी छोटा हो, उसके लिए अलग पट्टिका की जरूरत पड़ती थी। और इसलिए मेसोपोटामिया के खुदाई स्थलों पर सैकड़ों पट्टिकाएं मिली हैं, ठीक है। और ये जो स्रोत सोर्स मिले हैं, ये संपदा के कारण ही आज हम जो है मेसोपोटामिया के बारे में इतना कुछ जानते हैं, इन पट्टिकाओं के कारण ही, ठीक है। तो लगभग 2600 ईसा पूर्व के आसपास वर्ण कीलाकार हो गए। क्या हो गए? कीलाकार हो गए। और भाषा क्या हो गई? सुमेरियन थी।
और अब जो है लेखन का इस्तेमाल हिसाब किताब रखने के लिए ही नहीं, बल्कि शब्दकोश बनाने, भूमि के हस्तांतरण को कानूनी मान्यता प्रदान करने, राजाओं के कार्यों का वर्णन करने, कानून में जो है उन परिवर्तनों को उद्घोषित करने के लिए किया जाता था, जो क्या करते थे, जो देश की आम जनता के लिए बनाए जाते थे। और जो ये मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी जो ज्ञात भाषा है सुमेरियन का स्थान 2400 ईस्वी पूर्व के बाद धीरे धीरे किस भाषा ने ले लिया? अक्कदी भाषा। कौन सी भाषा? अक्कदी भाषा। और अक्कदी भाषा में कीलाकार लेखन का रिवाज ईसवी सन की पहली शताब्दी तक जो है, यानी कि 2000 से अधिक वर्षों तक चलता रहा। आगे के पार्ट में जो है हम पढ़ेंगे लेखन प्रणाली। तो ठीक है, यहीं तक आज इतना ही रखते हैं, और अगले पार्ट में जो है हम लेखन प्रणाली का जो है चर्चा करेंगे, पार्ट पढ़ेंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं गाइस। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाती रहूँगी। थैंक यू वेरी मच।